अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद की उमर, सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसाराना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और हस्ब मामूल हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने और पाकिस्तान के लिए ढेरों अच्छी खबरें लेके आए। अखबारात ने अहम खबरों को किस तरह डिस्प्ले दिया, एक नज़र डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सियासी और सफारती महाज पर सरगर्म। यूरोपीय यूनियन की वज़ीर-ए-आज़म से रूस यूक्रेन तनाज़े पर सालसी की दरखास्त। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के माफियाज के खिलाफ जंग लड़ने का ऐलान को आज के तमाम कौमी अखबारात ने फ्रंट पेजेस पे डिस्प्ले किया। रोजनामा पाकिस्तान की सुर्खी के अल्फाज हैं, यूक्रेन तनाज़ा, यूरोपीय यूनियन की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से सालसी की दरखास्त। रोजनामा नवाए वक्त ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान को सुर्खी के तौर पर लिया। चोरों का एजेंडा नाकाम बना देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने आज सीनियर पार्टी क़यादत का इजलास बुला लिया। एपेक्स कमेटी इजलास की सदारत आर्मी चीफ की भी शिरकत। इसी बयान को रोजनामा दुनिया ने इस तरह पेश किया, चोरों का एजेंडा नाकाम बना देंगे, अदम एतमाद वाले शौक पूरा कर लें, हमारी तैयारी मुकम्मल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान को हाईलाइट किया। तरीन अलीम खान समेत नाराज मनाने की हिदायत, 3 हफ्तों में सब ठीक हो जाएगा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। रोजनामा जंग ने भी इसी खबर को जैली हरूफ में शाया किया। एपेक्स कमेटी का इजलास, दहशतगर्दी और नफरत अंगेज तकारीर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। रोजनामा नई बात ने वज़ीर-ए-आज़म के बयान को अहमियत दी। वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ मुलाकात, कौमी एक्शन प्लान का मुकम्मल नफाज जरूरी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। रोजनामा खबरें की सुर्खी है, नाराज दोस्तों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर, चोरों का एजेंडा नाकाम बना देंगे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। इंग्लिश अखबार द नेशन की टॉप स्टोरी है, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म, हेट स्पीच, सेज पीएम। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मेन स्टोरी है, पीएम पुट्स ऑन ए ब्रेव फेस अगेंस्ट नो ट्रस्ट थ्रेट। डेली टाइम्स की लीड स्टोरी है, ऑपोजिशन फ्री टू गो हेड विद नो ट्रस्ट, पीएम इमरान खान। डॉन अखबार की हेडलाइन स्टोरी है, पीएम अर्जेस स्विफ्ट prosecution to prevent attack like Peshawar। द न्यूज ने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के बयान को फ्रंट पेज पे कवरेज दी। EU wants Pakistan's role as mediator in Russia-Ukraine conflict, फवाद चौधरी। एक नज़र डालते हैं जी रनडाउन पे। क्या अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक के पीछे आलमी ताकतें भी हैं? पंजाब की सियासी सूरत हाल, माफियाज के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहे हैं, अदम एतमाद नाकाम बनाएंगे, वजीर आजम इमरान खान। यूरोपीय यूनियन के सदर का वजीर आजम को फोन, सालसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। आज के प्रोग्राम में एक्सप्रेस ट्रिब्यून का इदारिया औरत मार्च और रोजनामा दुनिया में डॉक्टर रशीद अहमद खान साहब का कालम यूक्रेन तनाज़ा और पाक अमरीका ताल्लुकात शामिल है, जबकि टॉप ट्रेंड पे पीएम इमरान खान टिल 2033 ट्विटर पे टॉप ट्रेंड रहा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पंजाब में तो बड़ी गहमा गहमी खिचड़ी पक गई है, खिचड़ी पक गई है और लगता है कोई बहुत ज़्यादा सियासी दंगल बनाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, और शाम को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे खबर पे खबर आ रही है। और लेकिन राणा साहब इसमें ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मीडिया ज़्यादा खेल रहा है ना, लगता है कि मीडिया ने इसको मसला बना लिया, मीडिया पूरा सियासत में आ गया है। ख़ास तौर पे जिसका आप चैनल का अखबार का नाम लेने से मना करते हैं, वो बहुत एक्टिव है और उसके देखा देखी सारे बाकी भी। सर उनका अपना चैनल भी बड़ा, आपने कल देखा नहीं हाँ, कितनी फिर देखा ना? खबरें, उनका अपना चैनल जिस अंदाज से खबरें दे रहा था। आपने देखा कि कल दोपहर से ये खबरें चढ़ना शुरू हुई और फिर रात को हमने देखा कि शाम के बाद फिर डाउन होना शुरू हुई, क्योंकि जिन लोगों के बारे में ये खबरें दी जा रही थी फिर उन्होंने खुद ही टीवी पर आकर जो है वो अपने जो तरदीदी बयानात फिर रात गए तक जो है वो वापस हो गए। अच्छा, फिर कल फजल रहमान साहब ने मैं उनकी टॉक सुन रहा था तो उस पर किसी ने कहा कि जहांगीर तरीनी की और नवाज शरीफ की मुलाकात हो गई। उसने कहा भाई कोई क्या सोर्स है आपका, क्या जरिया है? ये सवाल पूछा आपने, मुझे तो नहीं पता नहीं आपको किसने बता दिया। यानी मीडिया जो है वो ज़्यादा फेक न्यूज़ और अपने ना ख्वाहिश को खबर बना के पेश कर रहा है। और फजल रहमान का ख्याल ये होगा कि नवाज शरीफ उनसे पूछ के उनसे मिलेंगे। ये फेक न्यूज़ का एक नया सिलसिला जो है ना इस सूरत में सामने आ गया। परसों मुझे फ़ोन आया राना आफ्ताब का, जो पीटीआई के टिकट होल्डर हैं वहाँ से, फैसलाबाद से,
तो उनका नाम भी जो है वो नदीम अफजल चंद की पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बाद आ रहा था कि वो भी शामिल होने वाले हैं। अब वो कहने लगे भाई मैंने तो कोई शामिल होने का फैसला नहीं किया, मेरी खबरें क्यों आ रही हैं। मैंने कहा जी ये नंबर है, तो आप जो चैनल वाले चला रहे हैं आप उनसे आप बात करें। वो मुझे कह रहे थे कि मैं नोटिस भी दे रहा हूँ कि मेरी फेक खबर क्यों, फेक न्यूज़ क्यों चलाई गई है मेरे पास। अच्छा, बहरहाल जाहिर है आजकल तो दौर ही है। मुझे किसी ने कहा कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा हाँ जी से भी रब्ता किया आसिफ अली जरदारी ने, और उन्होंने भी उनसे कहा है। तो वो मुझे चाह रहा था कि मैं उनकी ये बात लेके और इसको को खबर बना दूं, कोई तजिया कर दूं। तो मैंने उसे कहा कि भाई बात ये है कि अगर डॉक्टर साहिबा खुद ये बात कहती हैं तो मैं मान लूँगा, तेरे कहने से तो नहीं मैं कम से कम मानता। हर बंदा मौलाना फजलुर रहमान बना हुआ है, वो अपने ही फैसले कर जा रहे हैं। तो मछली मंडी बनेगी ना, कुछ ही कोई आवाज़ समझ नहीं रही कौन क्या बोल रहा है। लगता है सियासत जो हो रही है ना वो रेलवे के प्लेटफॉर्म पे हो रही है, 3-4 ट्रेनें इकट्ठी आ गई हैं और वो जनाब हर कोई अपना सौदा बेच रहा है। मैं ना ईमानदारी से आपको सही ईमानदारी से, मेरे घर के सामने सनराइज स्कूल है नाबीनाओं का, तो शफीक साहब वहाँ हो गई लड़ाई उनकी स्टूडेंट्स की आपस में। तो मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा अन्नेवाह लड़ाई देखी। वो उन्हें पता नहीं चल रहा था, डंडा उन्होंने दो पकड़ रखा था और वो घुमाए जा रहे थे, किसी को लग जाए वो किसी का किसी को। शाम को ना कल की सिचुएशन देख के मुझे वो लड़ाई याद आई कि इसे कहते हैं अन्नेवाह लड़ाई। हर बंदा अपनी डांग चलाई जा रहा है, कहीं ना कहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पे डांग नहीं चल रही, यहाँ रिपोर्टर ऐसी डांग चला रहा है हाँ, कि वो ऐसी खबरें निकाल रहा है जिसकी कोई उसकी गुंजाइश नहीं है, उसकी कोई हकीकत नहीं है। लेकिन एक मीडिया क्रिएट करने के लिए आपने एक माहौल बना दिया और ऐसे लगता है जैसे अब जंगें जो है ना वो सियासी मैदान में कम, सियासी जमातों के अंदर कम, बल्कि मीडिया के महाज के ऊपर जो है ना वो सारी की सारी जंगें तब्दील हो गई। रिपोर्टर को इंस्टिगेट किया था ये खबर चलाओ। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। ये राणा साहब जो कल जिस तरह की खबरें जो हैं वो एकदम सामने आना शुरू हुई, एक हफ्ता 10 दिन पहले फैसलाबाद डिवीजन के पीटीआई के अरकान कौमी असेंबली के बारे में भी खबरें आई, तो अब वो तरदीद भी कर चुके हैं और तहरीक इस्तेहकाक भी जो है वो कौमी असेंबली में पेश कर चुके हैं खबरों के खिलाफ। कौमी अमूर के ऊपर और इतने अहम अमूर के ऊपर वो लोग भी माहिराना राय दे रहे होते हैं जिनको घर में कोई सीरियस बात हो ना तो उसे कहते हैं जा पुत्र तू दही लाया, ठीक है ना, उसको निकाल देते हैं। वो भी माहिराना राय दे रहे होते हैं, पर विफाक में ये होने लगा है, पंजाब में ये होने लगा है। सर इससे भी बढ़ के देखें, कोई ऐसे ऐसे लोग भी सिक्का बंद बैठे हुए हैं माशाल्लाह फॉरेन पॉलिसी पे, पाक अमेरिका ताल्लुकात, पाक फला जंगों के मामला, सिक्योरिटी इशूज पे ऐसे ऐसे गुफ्तगू करते हैं जिन्होंने एक किताब नहीं पढ़ी होती। सर राणा साहब एक तो ना टीवी पर होते हैं कि ये प्रॉम्प्टर एंकर आ गए, इनमें कोई साफत एक्सपीरियंस नहीं का, ना कोई रिसर्च है ना कुछ, बस प्रॉम्प्टर देख के और पढ़ के और सो उस पर अपना। इसमें खवातीन भी हैं, इनकी एक दोस्त भी, आप फिर नाम लेने से मना किया आपने। तो ये इस प्रॉम्प्टर एंकर के साथ साफत में ना प्रिंट में एक नई इस्तेलाह आ गई है कि टीवी रिपोर्टर, टीवी दे के सारा उसको इकट्ठा करें, खिचड़ी पका के वो दे दे। वो शफीक साहब वो जिन दोस्त का आप नाम लेना चाह रहे हैं, जब नदीम अफजल चंद शामिल हुए पीपल्स पार्टी में तो वहाँ अब वो दोस्त भी जो आपके हैं वो वहाँ बैठे हुए थे। तो नदीम अफजल चंद ने आपके दोस्त से कहा कि आप तो मेरी खबर दे रहे थे, आपने तो मेरी खबर दी थी कि मैं नून लीग में शामिल हो रहा हूँ, तो मैं तो पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा हूँ। तो इस पर कमर जमा कायरा जो है उसने बड़ा दिलचस्प तबसरा किया। उसने कहा ये, मैंने कहा ये है फेक न्यूज़, उसने कहा ये फेक न्यूज़ नहीं है, ये शुरली है। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन ये वैसे आप उन्होंने सब कमाल किया, ये ले आते कानून हुकूमत को, बस क्या करें अब। अगर ये कानून आया था तो कम से कम लोगों को कुछ तो होता कि भाई खबर देने से पहले कुछ थोड़ा एहसास कर लेते। लेकिन ये कि चले कोई नहीं, अभी खेल चल रहा है, अभी तो खेल स्टार्ट हुआ। हाँ खेल अभी तो खेल शुरू हुआ है ना। और एक जो कल बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ वो मैंने देखी, एक ट्वीट था शहबाज गिल साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि जो ये अपोजिशन की अदम एतमाद की तहरीक है, इसके पीछे आलमी कुव्वतें जो हैं वो भी काम कर रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर हम बैनुल-अक़वामी मामलात को देखें तो बात किसी हद तक वो होती है। चूँकि इस प्रोग्राम में मैंने सबसे आखिर में कमेंट करने होते हैं, तो जो आपसे बचता है फिर वो मैं कहता हूँ। लेकिन शफीक साहब मैं चाहता हूँ आप इस पे ज़रा पहले बात करें ताकि हम फिर इस बात को आगे बढ़ाएं। देखें, इसमें सिर्फ शहबाज गिल साहब नहीं कि कुछ वफाकी वज़ीर ने भी कहा है, और उससे पहले कोई हमारे जो साफी दोस्त उन्होंने कॉलम भी लिखे हैं कि भाई ये जो है जो अपना एब्सोल्युटली नॉट कहा पहले अमेरिका को, फिर ये यूरोप को जो कहा कि भाई अपना जो ख़त लिखा गया उस पर जो प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन था,
ज़ाहिर आलमी इस्तेमार तो वो बर्दाश्त नहीं करता है ना कि उसकी तौहीन हो। बिल्कुल। इमरान खान साहब ने कहा कि हम आपके गुलाम हैं कि आप जो कहेंगे हम वो मानेंगे। पहले हमने आपके वार ऑन टेरर अफगानिस्तान पे हमने अपने 70-80 हज़ार बंदे मरवा दिए और हमारा इतना नुकसान हुआ, तो उस पर अब क्या समझते हैं कि अब वो माहौल नहीं है, अब मैं हूँ और मैं अब ये नहीं करने दूँगा। तो सारे आप देखें ना, गाँव को चोरी को अगर कोई बेचारा कमी अगर चैलेंज कर दे तो उसका जीना आराम कर देता है। तो ये बात वफाकी वज़ीर की समझ आती है कि ये जो है लोकली मोटिवेटेड नहीं है, ये जो तहरीक है इसके पीछे जो अपना उन्होंने इनकार किया अमेरिका को, फिर यूरोपीय यूनियन को रिसेंटली, इसके पीछे वो यानी हमने प्राइम मिनिस्टर ने अपना मफाद देखा है, यानी कहने पहले पाकिस्तान, पहले हम अपना मफाद देखेंगे फिर देखेंगे आगे क्या है। और बड़ा सही जवाब दिया उन्होंने कि भाई जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहाँ तो आप नहीं बोलते, कश्मीर में जो कुछ जुल्म हो रहा है उस पर तो आप नहीं बोलते, फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है उस पर आप नहीं बोलते, लेकिन यहाँ आप क्योंकि यूक्रेन का आपके अपना हम मज़हब हैं तो वहाँ पे आप बोलना शुरू कर दिया आपने कि रशिया की मजम्मत करें, ये करें, वो करें। और पाकिस्तान ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने सही स्टैंड लिया। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, हमारा अपना फ़ायदा क्या। आप अपने फ़ायदे की बात कर रहे हैं ना, तो इससे लगता ये है कि वो जो आलमी इस्तेमार है, आपको पता है बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ ओसामा बिन लादेन एक्टिव हो गया था। जी जी, वो भी एक गैर मुल्की ताकत थी ना। तो अब ये है कि ये कोई बात समझ आती है कि इसके पीछे जो है कोई गैर मुल्की ताकतें हैं कि वो पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करना चाहती हैं कि चाहे कि इसमें से कुछ ना निकले, इंशाल्लाह शिकस्त होगी उसको, लेकिन ये है कि वो एक अपना हैजानी कैफियत पैदा करना चाहिए और अपोजिशन जो है वो इसमें हिस्सा डाल रही है। ये कहना है वफाकी वज़रा का। और ये बात समझ आती है कि कुछ जो भी प्राइम मिनिस्टर इनकार करके भुट्टो को उन्होंने मिसाल बना दिया। एनी किसिंजर ने क्या कहा था कि मैं तो मिसाल बना दूँ, भुट्टो ने कहा था कि तुम मुझे फांसी दे दोगे, मैं ये न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसको मैं रैप अप नहीं करूँगा, ये मेरी कौम का। उन्होंने भुट्टो को मिसाल बना दिया। लेकिन ये है कि अपना ये कब तक, बड़ा अच्छा स्टैंड लिया प्राइम मिनिस्टर ने, और अगर ये इसके पीछे कोई अपना इस्तेमाली ताकतें हैं तो उसका मुकाबला हमें करना चाहिए। और एक बार हमें अपने पाकिस्तानी होने का सबूत देना चाहिए, अपोजिशन को भी चाहिए कि भाई इस किस्म की जो है कि चालों में ना आए। इसमें लोकल भी हैं और लेकिन बात समझ आती है कि आलमी ताकतें भी इसके पीछे हैं। बिल्कुल ठीक है। एब्सोल्युटली नॉट की कीमत अदा कर रहे हैं इमरान खान, क्या है? इसार साहब, जो इस वक्त पूरी आलमी दुनिया में और जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन तब्दील हो रही है, जो रीजनल रिविजिटिंग हो रही है, उसमें अमेरिका के लिए ये बात डाइजेस्ट करना मुश्किल है कि पाकिस्तान अपने आप को रीअलाइन कर रहा है एक नई रीजनल पॉलिटिक्स में। ठीक है, वो ये समझता है ये उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है, सही। इसलिए वो एब्सोल्युटली नॉट से शुरू हो जाए। और ये जो मेल्सी के जलसे में उन्होंने यूरोपियन यूनियन को मुखातिब किया, ये सब जाहिर करता है कि पाकिस्तान अब पुरानी विकेट के ऊपर नहीं खड़ा हुआ। पुरानी विकेट क्या थी? पुरानी विकेट ये थी, जो अमेरिका से बात आती थी हम उसको एज डिक्टेशन के तौर पर ले लेते थे। सही। और अमेरिका ये समझता था कि पाकिस्तान जैसा कमज़ोर मुल्क, उसकी क्या मजाल, क्या हिम्मत, क्या उसके बाजू कि वो हमें ताकत दिखाएगा, हमारी बात मानने से इनकार करेगा। आपको याद है ना वो कॉलिन पॉल का कि मैंने 10 नुकात भेजे जनरल मुशर्रफ को, तो उस वक्त बुश का ख्याल था कि इसमें से 2 या 3 पॉइंट तो कम से कम फौरी तौर पर इत्तफाक हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा 10 मिनट बाद लेटर आया कि वो 10 के 10 ही नुकात कबूल कर लिए गए थे जनरल मुशर्रफ के दौर में। सो अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन है, और इसलिए अमेरिका को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है पाकिस्तान के अंदर अपने मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में है, फिर यूक्रेन का मसला आया, रशिया का मसला आया, चाइना के मामलात आए। तो इसलिए वहाँ से कुछ है लोग जो बाकायदा इस सारे खेल के अंदर ऑक्सीजन भरने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देखिए मसला क्या है, एक ऐसे मौके पे जब पाकिस्तान एक बड़ा बोल्ड स्टांस ले रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, उस वक्त हमारी अपोजिशन जो है वो उस बोल्ड स्टांस के साथ खड़े होने की बजाय, एक नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बजाय, वो चली गई है एक जाती किस्म की पॉलिटिक्स में, इमरान खान दुश्मनी के कॉन्टेक्स्ट में। अब उनका ख्याल ये है कि मैं आज बिलावल भुट्टो का पढ़ रहा था, यूरोपियन यूनियन से टक्कर ले रहे हैं, यूरोपियन यूनियन से लड़ा रहे हैं। ओ भाई, उसी यूरोपियन यूनियन के कल सदर ने टेलीफोन भी किया ना बाकायदा। देखिए, जब आप अपने अपने कार्ड शो करते हैं तो आप दुनिया को प्रेशर में लेके आते हैं ना। तो इसलिए मैं ये समझ रहा हूं कि इस सारे खेल के अंदर ये बिल्कुल ठीक कहा शफीक ने कि मकसद सारा जो है एक हिजानी कैफियत को पैदा करना है, यहाँ एक अनसर्टेनिटी को पैदा करना है, डिस्टेबलाइजेशन को पैदा करना है, और उसमें हमारी बाज अपोजिशन जमातें वो इसके अंदर एक रोल प्ले कर रही हैं। इसीलिए एतजाज अहसन ने कल कहा था, जिसका हमने कल जिक्र किया था ना, कि जरदारी साहब और बिलावल साहब जरा नवाज शरीफ साहब से होशियार रहे, क्योंकि ये जो लंदन में बैठ के पार्ट 2 अल्ताफ हुसैन जो है, जो इस वक्त वहां पर ये खोल खेल रहा है, यानी कि
मैं हूंगा तो पाकिस्तान होगा, मैं नहीं हूं तो पाकिस्तान नहीं होगा। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो ताने बाने जो इस तरह से पंपिंग करी, आप देखिए ना पिछले एक हफ्ते के अंदर कितने लोग हैं मुख्तलिफ सफीर जो जाके अपोजिशन लोगों से मिल रहे हैं। यानी अपोजिशन से मिलने का मकसद क्या है? मकसद यह है कि उसके अंदर पंपिंग की जाए, मकसद यह है कि उनके अंदर हवा भरी जाए, मकसद यह है कि उनको खड़ा किया जाए, उनको प्रोवोक किया जाए। इस सारे सिनेरियो में तो मैं ये समझता हूं कि हम इसको रूल आउट नहीं कर सकते। ये महज शहबाज गिल का या किसी हुकूमत के लोगों का रुकन नहीं है। इसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स ने यह लिखा है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो रीजनल पॉलिटिक्स में चैलेंजेस हैं उसकी वजह से जिस अंदाज से इमरान खान ने बिहेव किया, मैंने परसों जो जनूबी एशिया का अमेरिकन नुमाइंदा है उसका बयान सुना है। उसने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त एक डिफरेंट स्टेज के ऊपर है। अमेरिका को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये एक नया पाकिस्तान है। इसके साथ एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। दुनिया ये तो रियलाइज कर रही है ना कि पाकिस्तान ने एक स्टांस लिया और एक नया पाकिस्तान है जो एक नए स्टांस के साथ खड़ा है। अब इसमें जाहिर एक प्रेशर डेवलप करने की कोशिश हो रही है और ये प्रेशर किस सतह तक आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है झेल सकता है? राना साहब देखिए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने 70 साल बाद पाकिस्तान में आज शफीक साहब एक आज़ाद आज जो खारजा पॉलिसी है पाकिस्तान को वो दी है। और जो आलमी ताकतें हैं और खुसूसन पाकिस्तान के अंदर जो उनके नुमाइंदगान बैठे हुए हैं उनको ये पाकिस्तान की जो आज़ाद खारजा पॉलिसी है वो किसी सूरत जो है वो पसंद नहीं। इसलिए जो आलमी ताकतें हैं वो पाकिस्तान पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं, पाकिस्तान पर दबाव डाल रही हैं और पाकिस्तान में शफीक साहब अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और ये हालिया जो धमाकों की और दहशतगर्दी की जो बड़ी एक लहर आई है पाकिस्तान में, तो ये भी इसी सिलसिले की जो है वो एक कड़ी है। और माजी में भी हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम की कोशिश की गई तो उसके पीछे उसके पस मंज़र में हमें बैनुल अक़वामी ताकतें जो हैं वो नजर आई जिनका एजेंडा पाकिस्तान में और इस खित्ते के अंदर मुतासर हो रहा था। और अब भी मैं समझता हूँ कि इस जो अपोजिशन की तहरीक है इसके ताने बाने जो हैं वो बैनुल अक़वामी सतह पर मिलते हैं। राना साहब सलमान साहब ने कहा कि जो हवाला दिया बिलावल भुट्टो ने कल जो कहा कि इमरान खान यूरोपीय यूनियन से लड़ने जा रहे हैं, यानी अपनी अना अपनी इज्जत अपने वकार को लड़ रहा है तो उसको भी ये तंज का निशाना बना रहे हैं। तो क्या ये पाकिस्तान को फिर एक से एक बार गिरवी रखना चाहते हैं यूरोप और अमेरिका के हाथों? लेकिन सर बात यह है कि सबसे पहले तो पाकिस्तान के जो सियासतदान है ना वो ही सबसे बड़े जमहूरियत के दुश्मन है। पाकिस्तान में आज तक कोई वज़ीर आज़म अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका और उसके पीछे जो टूल होता है वो लोकल पॉलिटिशियन ही होता है। माजी के अंदर आप भी जानते हैं, आपने उसामा बिन लादेन का कहा, हम और भी तरीके जानते हैं जिनमें बाद में साबित हुआ कि बोरियों में डॉलर भर के पाकिस्तान आए और वो तहरीक चलाई गई। और पाकिस्तान के बहुत सारे सियासतदान बराए रास्त पेंटागन और 10 स्ट्रीट डाउनिंग स्ट्रीट को जवाब दे रहे हैं इन तमाम हालात में। और आप देखें बिलावल पे तो मैं बाद में आता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने हमेशा पाकिस्तान की जमहूरियत पे शब खून मारा। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ उन्होंने उनकी मुद्दत नहीं पूरी होने दी, इसहाक खान से मिल के उन्होंने बीबी की हुकूमत ख़त्म की, यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ खुद कोट पहन के वहाँ चले, कोर्ट में चले गए, मोहम्मद खान जुनेजो के खिलाफ चले गए, जमाली को उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। तो पाकिस्तान की सियासत पे जितने शब खून नवाज शरीफ ने मारे किसी ने नहीं मारे। अब आ जाए आप बिलावल भुट्टो की तरफ, अब वो 48 घंटों पे आए, अब वो 5 दिन से 48 घंटों पे आ गए और अब यूरोपीय यूनियन के हवाले से उन्होंने कहा कि जी वो लड़ाना चाहते हैं ये वो। भाई बात ये बिलावल साहब, आप जाके लाड़काना के अंदर उन आवारा कुत्तों को ही मार दें यार, जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियां जो है ख़राब की हुई है। आप यूरोपीय यूनियन की तरफ जा रहे हैं। इमरान खान का स्टैंड आज खुद पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। क्यों यूरोपीय यूनियन के सदर ने फ़ोन किया जनाब के सर आप सालसी का किरदार अदा करें? उसने ये नहीं कहा कि हमारी हिमायत करें, उसने कहा सालसी का किरदार अदा करें जनाब। यानी सालस हम किसे मानते हैं? खालिद कयूम साहब, शफीक की मेरी जब भी लड़ाई होती है, अल्लाह माफ करे, हम आपको नहीं बनाते सालिस। हम नहीं, हमारी लड़ाई हुई कभी? हमारी लड़ाई हुई नहीं कभी, लेकिन जब होगी तो मैं मफाहमत जरूर करूंगा।
अच्छा नहीं, लेकिन ये तो इन अ लाइटर मूड, लेकिन अगर हम फर्ज करें मैं आपको कहता हूँ सालिस बन जाए, इसका मतलब ये होता है कि हम आपकी हैसियत को तस्लीम करते हैं, ठीक है ना, कि आप हम पे भी असरअंदाज होंगे और आप उनके ऊपर भी असरअंदाज हो सकते हैं। तो इससे बड़ी पाकिस्तान के अंदर माजी में कभी इस तरह की मिसाल मिली है? सो मैं ये समझता हूँ भाईजान कि हमारे सियासतदानों को खुद अपने किरदार का जायज़ा लेना चाहिए। कब तक आप पपिट बन के, टूल बन के और गैर मुल्की एजेंडे को टो करते रहेंगे? पाकिस्तान शदीद मुश्किलात का शिकार है माली, और हमें इसके मिल के बैठ के कोई मिसाक मईशत बनाना चाहिए कि हम कैसे इस कौम को निकालें, हम इसमें फंसे हुए। अब सर पंजाब की सूरत हाल पे हम बात हो रही थी, जो कल की सूरत हाल है जो उसमें जितना कुछ जो भी हुआ उसमें अपोजिशन तो ये समझ रही है कि शायद उसने कुछ छक्का मार दिया, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रही कि ये लड़ाई पीटीआई विदन पीटीआई है और ये ठीक नहीं हो सकती है। बिल्कुल राना साहब ठीक कहा आपने। असल में ना इसमें जो पंजाब में जो चल रहा है उसमें अपोजिशन कहीं भी नहीं है, या मुस्लिम लीग नून लेड अपोजिशन कहीं भी नहीं है, ये है पीटीआई के अंदर का मामला। अब गवर्नर सिंध भी आए, उन्होंने उनसे मुलाकात की और उन्होंने कहा कि ये हमारा अंदर का मामला है, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो तहफ़्फ़ुज़ात मैं प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश कर दूंगा, तो उन्होंने डिसाइड करना है और ये मामला जो है अंदर 24 घंटे में या 48 घंटे में तय हो जाएंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने भी अपनी ड्यूटियाँ लगा दी हैं, अपने जो पार्टी के लीडिंग लोग हैं, कि आप जो नाराज़ लोग हैं उनसे रब्ता करें। लेकिन सियासत में, और अभी आपने मेरी और आपकी नाराज़गी की बात की तो नाराज़गियाँ तो हो जाती हैं, हाँ, या आपका इख्तिलाफ राय हो सकता है। हाँ। तो अगर उनका वो इख्तिलाफ राय है तो वो मिल के बैठ के हल हो सकता है। और देखें कल जो अलीम खान ने भी जो मीडिया में बात की, बिल्कुल उन्होंने मीडिया में कहीं अपोजिशन को कहीं उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया, ये नहीं कहा कि वो किस तरफ जाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये आपने बिल्कुल सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पीटीआई विद इन पीटीआई है, तो इसका कोई ना कोई हल रिजल्ट निकल आएगा। तो ये जो अगर अपोजिशन जो ये इसके डांडे मिला रही है ना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कल ख्वाजा आसिफ साहब टीवी पे बयान करते उन्होंने कहा हमसे कोई रब्ता नहीं किया उन्होंने, और ज़ाहिर है उनका लहजे से लग रहा था कि हम किसी पीटीआई के बंदे को क्यों वज़ीर आला बनाएं। बल्कि जो हमारी जो दूसरे लोगों से बात हुई वो कहते हैं कि अगर हमने यही करना है कि 6 माह 8 माह हमने अगर अपने पार्टी से बाहर का वज़ीर आला लाना है, तो फिर हम जो 3.5 साल से कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अगर हमने किसी और के कोर्ट में बाहर डाल देनी है तो फिर हमारी सारी जद्दोजहद, हमारी जो स्ट्रगल थी वो सारी ज़ाया जाएगी। फिर सब देखें सबसे बड़ा स्टेक होल्डर जो है ना लंदन बैठे हैं नवाज शरीफ साहब, वो खामोश हैं। मैंने कुछ मुस्लिम लीगों से बात की, मैंने कहा आप क्या करने जा रहे हैं? कल आप इस्लामाबाद भी ट्राई कर रहे थे, आज आप लाहौर। कहते हैं हाँ ये लाहौर हम नहीं कर रहे भाई, पंजाब में हम नहीं कर रहे, ये पीटीआई विद इन पीटीआई है। तो मैंने कहा आप करना क्या जा रहे हो? जिस दिन हमारे लीडर का मैसेज आ गया ना उस दिन विल गो फॉर इट। मैं कहा क्यों मैसेज क्यों नहीं आ रहा? हम क्लियर नहीं कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। बिल्कुल ठीक। और कहता अगर ये नाकाम होगी तो हमारा एक तो सियासी नुकसान होगा, फिर पब्लिक परसेप्शन हमारा नुकसान होगा, और फिर ना हमारे पल्ले कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर साहब। खावर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ी सियासी हलचल देखने में आ रही है सर, असल गेम क्या है, क्या माजरा है, क्या होने जा रहा है? जी देखिए, 2 बातें मैं इसमें कहूँगा। पहली बात तो ये है कि ये जो मामला है ये बता रहा है कि जो अपोजिशन जिस एजेंडे पे चल रही थी वो अब कहीं पीछे रह गया है, और वो बात तो मेरे हिसाब से खत्म है, और वो सारी तवज्जो अब पंजाब पे है। और पंजाब में जो हमारे अरकान जिनके कोई गिले शिकवे हैं, ये सारे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन हैं। इनके साथ बैठ के बात करेंगे और इंशाल्लाह कोई ना कोई इस चीज का कोई सोल्यूशन निकालेंगे। अच्छा सर, कल रात गवर्नर सिंध की भी अलीम खान साहब से मुलाकात हुई, क्या उसकी अहवाल कुछ पता चला है? जो नाराजगियां हैं उनको कैसे सॉल्व करने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल करते हैं। इमरान खान साहब हमारे न सिर्फ वज़ीर आज़म हैं बल्कि तहरीक-ए-इंसाफ के भी तो सरबराह है ना, तो पार्टी के तमाम मामलात में जाहिर है कि उनकी दिलचस्पी है, और उनके विजन और उनकी गाइडेंस के मुताबिक ही इस मसले को भी हल किया जाएगा इंशाल्लाह। और इत्तेहादियों की क्या सूरत हाल है? कल चौधरी परवेज इलाही साहब से भी वुज़रा की मुलाकातें होती रही, इत्तेहादियों की क्या सूरत हाल है? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे जो इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, एक पेज पे हो या कहीं इख्तिलाफी राय भी हो, इतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है कि कोई सियासी दुश्मन इस मौके का फायदा उठा सकेगा। हमारे जो इत्तेहादी हैं उनसे भी मुशावरत जारी है,
पार्टी के सारा हैं उनसे भी बात जारी है और मिलजुल के इस मसले को हल करेंगे। लेकिन एक बात तय है कि इस चीज से हमारे किसी सियासी दुश्मन को कोई फायदा नहीं होने वाला और वो इंशाल्लाह तकलीफ चेहरों और नाकाम उम्मीदों के साथ अपने घरों को वापस लौटेंगे जो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। सियासी दुश्मन को कोई फ़ायदा नहीं जा रहा है, जी हसान खावर साहब का कहना है। देखिए, एक बात तो जो शफीक ने की है, मैं थोड़ा सा उसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कहना चाहता हूँ। ये नहीं है कि अपोजिशन जमातें उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं कर रही हैं। हम ख्याल ग्रुप हो, जहांगीर तरीन ग्रुप हो, कल अलीम खान ने जो अपना ग्रुप किया, यकीनी तौर पे अपोजिशन उसके अंदर जो है ना एक आग लगाने की कोशिश करेगी, उसको प्रोवोक करेगी, उसका इंटरेस्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है ताकि जितनी तकसीम पीटीआई के अंदर होगी उसको उसका फ़ायदा होगा। एक बात तो ये। अब ये फैसला बुनियादी तौर पे जो पीटीआई के जो लोग हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन ग्रुप है या अलीम खान ग्रुप है या पीटीआई है, इनको आपस में बैठ के चीज़ों को रिजॉल्व करना है, जो अभी इन्होंने बात की। अब मसला ये होता है कि अमूमी तौर पे इस तरह की पॉलिटिक्स में कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला तय होते हैं। अच्छा, अब ये कुछ लो और कुछ दो के अंदर, जैसे कल गवर्नर इमरान इस्माइल साहब मिले हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात लेके जाएंगे ऊपर और जाके कुछ बातचीत करेंगे और मेरी इत्तलात के मुताबिक इनमें से बेशतर लोग वो हैं जिनके साथ उस्मान बुज़दार साहब जो है वो 1-to-1 मुलाकातें करके बहुत सौ के मामला तय कर चुके हैं, बहुत से उनके साथ मुतमईन हो चुके हैं। कल मिसाल के तौर पे वो जो हमारे मलिक अख्तर साहब हैं, जो पंजाब के जो वजीर हैं एनर्जी वाले, उन्होंने मलिक अख्तर, उन्होंने बाहर निकल के कहा कि जनाब देखिए, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, अगर ये लोग कहीं आगे पीछे भी हो जाएं, मैं तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, मेरे तो पार्टी के साथ तो लॉयल्टी है। इसी तरीके से सईद अकबर नवानी साहब ने, आपको याद है जब कहा था पिछले दिनों, उन्होंने कहा कि मैं उसका तर्जुमान हूँ और हम पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं। इनमें से बेशतर लोग पीटीआई के साथ, शमशाम साहब ने भी कहा, ये इनमें से बेशतर लोगों की रिजर्वेशन हो सकती हैं, लेकिन वो हैं पीटीआई के साथ खड़े हैं। लेकिन अपोजिशन उसके अंदर अपना तड़का लगाएगी, उनको कहेगी कि आप हमारे पास आ जाएं, कल को हम आपको टिकट देंगे। लेकिन सवाल ये है, अपोजिशन के पास देने के लिए क्या है जो वो उनको देंगे। इसलिए मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आप देखिएगा, इन्हीं में से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा और ये इशू रिजॉल्व होंगे। जिस तरह से वो परवेज़ खट्टक साहब इन हुए हैं, जिस तरह से इमरान इस्माइल साहब इन हुए हैं, जिस तरह से पार्टी के दीगर लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर खुद इसके अंदर करेंगे बातचीत, तो मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इसके अंदर से कोई रेजोल्यूशन निकलेगा। अब हुआ क्या है, जो काम मरकज़ में हो रहा था ना जी, वहाँ तो उसका फेलियर नज़र आ रहा है बड़े वाज़े तौर पे। अब वो तरीक़े में तमाद वाली बात जो है वो ठंडी पड़ती जा रही है। अब उन्होंने फौरी तौर पे देखा कि पंजाब पे चढ़ाई कर दी जाए। अच्छा, पंजाब पे चढ़ाई करने के लिए उनके पास हरबा क्या था? उनके पास हरबा पहले था इत्तेहादी जमातें, मुस्लिम लीग काफ ने तो साथ देने से इनकार कर दिया पंजाब के अंदर। तो अब क्या बचा? यही जो नाराज़ लोग हैं, इन्हीं के अंदर से दरारें डाली जाए, इन्हीं के अंदर से तोड़ फोड़ की जाए, इन्हीं के अंदर से की जाए। अच्छा, वो अब आप एक हद तक तो आप आगे जा सकते हैं अगर आपका ख्याल ये है कि इसके अंदर से कोई बड़ा क्रैक्स हुकूमत के खिलाफ निकल सकेगा। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ नहीं है, और मुझे लगता है कि कोई ना कोई रेजोल्यूशन विद इन पीटीआई जो है ना अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में इस सारे पंजाब का भी क्राइसिस जो है वो रिजॉल्व हो। ठीक, बड़ी बात की है सलमान ने कि अगले 24 घंटे के अंदर कोई ऐसा रेजोल्यूशन आ सकता है जिससे ये पंजाब का जो क्राइसिस पार्टी विद इन पार्टी है वो रिजॉल्व हो सकता है। ये पंजाब के अंदर इतना सादा खेल नहीं है जिस तरह हमारा मीडिया जो है वो पेश करने जा रहा है। पंजाब में जो इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर जो कंपोजिशन है पार्टियों का, वो बड़ा जो है वो दिलचस्प है और उसमें जो है बड़ी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। और आप इसको जो है वो 90s में जब गुलाम हैदर वाई के ख़िलाफ़ जो अदम इत्माद की तहरीक जो है वो मंजूर होती, उससे इसका जो है आप मुआजना नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक्त जो है मियां मंजूर वट्टू स्पीकर पंजाब असेंबली थे और स्पीकर के ज़रिए जो है उनकी हमायत से वहाँ पर जो है वो अदम इत्माद की तहरीक पेश की गई। अब तो देखिए कि चौधरी परवेज़ इलाही स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के और वो बतौर इत्तेहादी जो है वो पीटीआई की हुकूमत के साथ खड़े हैं। और अगर आप देखें कि जब जो अब कायदे अवान का पंजाब में इंतखाब हुआ था, बुज़दार साहब वज़ीर आला बने थे, तो उस वक्त भी जब स्पीकर का इलेक्शन हुआ तो परवेज़ इलाही के जो वोट थे वो 201 वोट थे। 15 ज़ायद वोट जो है उन्होंने नून लीग के अंदर से लिए थे। तो उनका जो अपना एक नेटवर्क है वो नून लीग के अंदर भी है, पीपल्स पार्टी के अंदर भी है, हत्ता के पीटीआई के अंदर भी उनके जो हम ख्याल हैं वो लोग मौजूद हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर फ़र्क कितना है शफीक साहब, इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर नून लीग के जो अरकान हैं उनकी तादाद जो है 161 है और इस वक्त हुकूमत को जो हमायत हासिल है
जो है इत्तेहादी जमातों, आज़ाद अरकान और एक राय हक पार्टी है, उनका मेंबर मिलाकर 204 MPs की जो है वो हमायत हासिल है। और मैं समझता हूं कि पंजाब के अंदर उस वक्त तक कोई तब्दीली नहीं आ सकती जब तक आप वहां से स्पीकर को नहीं हटाएंगे। और स्पीकर को हटाने की ना नून लीग पोजीशन में है, ना पीपल्स पार्टी पोजीशन में है, ना कोई और धड़ा पोजीशन में है। तो मैं समझता हूं कि जो तब्दीली की कुंजी है वो परवेज लाई के साथ है। परवेज लाई डट कर जो है वो PTI की हुकूमत के साथ खड़े। मैं एक सवाल साराना साहब आपसे भी पूछना पड़ेगा। ये जो अलीम खान अचानक, अभी तो कहा जा रहा था कि वो सियासत से पीछे चले गए हैं, एक मीडिया चैनल उन्होंने ले लिया है, लेकिन ये अचानक जो इनकी एंट्री हुई है, माजी में तो हमने देखा जहांगीर तरीन के और इनके आपस में बड़े खिलाफात थे, इसके पीछे क्या वजह है कि अचानक मुतहरिक बहुत हो गए? अच्छा, हमारे साथ मैं पहले एक हमारे साथ PTI के रहनुमा हैं, MNA, क्या नाम बताया आपने? आफ्ताब जहांगीर साहब। वो रात भी वजीर आजम साहब के साथ ही थे, तो हमने कहा जरा उनसे पहले बात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आफ्ताब साहब, हम बात कर रहे हैं पंजाब की सूरत हाल पे, और आप रात भी वजीर आजम साहब के साथ थे, तो क्या आप क्या देख रहे हैं सर? क्या हम तो ये कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे में सलमान आबिद का क्लेम है कि ये मामला रिजॉल्व हो जाएगा और कोई ना कोई इस तरह का सलूशन निकल आएगा जिससे नाराज जो हैं वो अरकान वो थोड़ा सा उनकी अशोई हो सके। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मौका दिया। कल हम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ थे। प्राइम मिनिस्टर साहब की बॉडी लैंग्वेज, प्राइम मिनिस्टर साहब का वलवला जोश वैसे ही था जैसे कि पहले दिन होता है, उसी तरह हौसला था। देखिए, बात यह है कि हालात में ज़ाहिर बात है, जब घर के अंदर भी कोई आपस में फैमिली रहती है तो कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उसमें कोई बड़े किरदार अदा करते हैं और कुछ बेहतरी का रास्ता निकल आता है। और मैं ये समझता हूँ कि यकीनन शिकायत मौजूद हैं, चाहे वो जहांगीर तरीन की सूरत में हो या अलीम खान की सूरत में हो या और हमारे दोस्तों की। तो अब वो उन्होंने अपनी शिकायत रखी है और बड़ों के सामने रखी है। अब देखते हैं क्या होता है। अगर वो शिकायत इस किस्म की है कि उसको सॉल्व किया जा सकता है तो बिल्कुल करनी भी चाहिए, कोई तो राय नहीं है। आफ्ताब साहब, ये बताइएगा कि इमरान इस्माइल साहब की कल मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जी मैं ये जो भी शिकायत हैं वज़ीर आज़म के सामने रखूँगा, और आप कल चूँकि वज़ीर आज़म के साथ भी थे, तो क्या कोई ऐसा इम्कान नज़र आ रहा है कि इमरान इस्माइल साहब को एक ऐसा फार्मूला ले आए जिससे पंजाब में पार्टी के अंदर जो ये लोग हैं वो मुतमईन हो सकें? देखिए, जब किसी ने अपनी कोई शिकायत रखी है और इमरान इस्माइल क्योंकि गए इसलिए थे कि इमरान इस्माइल की ज़ाती दोस्ती है अलीम खान के साथ और पार्टी के साथ, जब शुरू से पार्टी में दोनों एक दूसरे के साथ हैं। और मैं क्योंकि ज़ाती तौर पे जानता हूं कि अलीम खान और इमरान इस्माइल की दोस्ती है, तो वो यकीनन जब गए उनके पास तो उन्होंने अपनी कोई भी शिकायत होगी या कोई भी चीज़ होगी वो सामने रखी होगी, जो तो वो अब ये लेकर रात को वापस आए हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, डिस्कस करेंगे। जो काबिल कबूल होंगी वो ज़रूर कबूल कर ली जाएंगी, जो नहीं होंगी उसके ऊपर देखते हैं और फिक्र करते हैं कि जिस तरह कैसे इस मामले को खत्म किया जाए। आखिरी सवाल ये कि जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है अब वो थोड़ा सा दब सा गया है, लेकिन वज़ीर आज़म का कैंप में क्या एतमाद नज़र आता है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से? अपोजिशन तो खुद भी थोड़ा सा लर्जी हुई है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है इस हवाले से। लेकिन इंशाअल्लाह ताला तहरीक अदम एतमाद, क्योंकि पहले वो सोच रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लाएंगे, अब वो पंजाब की तरफ चले गए। लेकिन पंजाब में भी अब आपने देखा कि अपोजिशन के बजाय हमारे हुकूमती बेंचेस के अंदर ही आपको ये थोड़ी बहुत हलचल नजर आ रही है, तो वो तो इंशाल्लाह वो खत्म हो जाएगी। और ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो बॉडी लैंग्वेज जो कॉन्फिडेंस था प्राइम मिनिस्टर का, उससे मैंने तो ये महसूस किया, क्योंकि हम जो मौजूद थे तो हम तो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। हम ये कहते, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं आखिरी आदमी हूँगा, क्योंकि मुझे जो इज्जत मिली है, जो कुछ मिला है, वो इस पार्टी की वजह से मिला है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, हमसे बात कर रहे थे। मैं आपसे जरा पूछा था सार साहब, ये इतना अचानक जो लोग अपने रिजर्वेशन लेके बाहर आ गए हैं, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? भाई, मेरी जो इतलात थी ना, ये सारी गेम इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं हुई, परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ हुई है। मेरी इतलात ये है
के फेक नहीं है, मतलब इतलात हैं कि पीटीआई और काफ लीग ये आपस में एक किस्म की मर्ज होने जा रही थी या मर्ज हो चुकी थी, और ये तय हो गया था कि पंजाब के मामलात में परवेज़ इलाही साहब को एक अहम किरदार दिया जाए, पंजाब के मामलात को लेके चलें। वाइस वर्सा ये हुआ था कि जो काफ लीग है उसने अपनी एक आइडेंटिटी शायद वो बरकरार रखती, लेकिन वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे करती जो भी करती। तो ये उजलत के अंदर ये सारा कुछ किया गया ताकि वो रास्ता जो है वो रोका जाए। लेकिन इसमें वो जो कह रहा है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये इस बेगानी शादी के अंदर अपोजिशन जो है वो ये समझ रही है कि उनकी कोई कामयाबी होगी। मैं आपको ये लिख के दे दूं, मेरा ये दावा है कि जहांगीर तरीन के बेशुमार शिकायत हैं, अलीम खान साहब की बेशुमार शिकायत हैं, लेकिन वो पीटीआई के अंदर ही शिकायत हैं और उनको रिजॉल्व भी किया जा सकता है। अगर उनका कोई ऐसा इरादा होता तो वो कुछ और बगावत करते हैं। उन्होंने कल भी जो कुछ भी बातें की हैं वो गिले शिकवे की हैं, और गिले शिकवे तो दूर हो सकते हैं। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब डेफिनेटली, हमारी भी राय यही है कि उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ ऐसे फैसले करने पड़ेंगे जिससे ये वाली डस्ट जो है बैठ जाए, क्योंकि तहरीक अहमद वाला मामला तो आप समझें कि वो ठंडा पड़ चुका है। तो अब हम चलते हैं कल वज़ीर आज़म साहब के ही बयान के ऊपर, और उन्होंने तो कल एक दफ़ा फिर कहा कि जी हमारी जो जंग है वो तो माफियाज़ के ख़िलाफ़ है, और ये जो हम बड़ी जंग लड़ें और हम कामयाब होंगे। जो उनको कॉन्फिडेंस था, जो अभी शहजाद जहांगीर साहब ने भी कहा, वो तो हमें इस बात की फिर दलालत कर रहा है कि वो तहरीक अहमद के हवाले से बिल्कुल मुतमईन है कि वो फेस कर लेंगे। राणा साहब बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो सारा इकट्ठ हो रहा है पंजाब में, ये एंटी परवेज़ इलाही हो रहा है कि उनको कोई अहमियत ना मिले। क्योंकि जब परवेज़ इलाही साहब ने शहबाज शरीफ साहब को अपना खाने की दावत ठुकरा दी, वहाँ नहीं गए, तो उससे फिर अपना ना मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होगी। और मुस्लिम लीग नून ने भी टारगेट कर लिया इनको, परवेज़ इलाही को। बिल्कुल ठीक। अब जो पंजाब में जो नया ग्रुप आ गया, तो आप क्या समझते हैं परवेज़ इलाही एक्टिव नहीं होगा? ये तो परवेज़ इलाही को डायरेक्ट उन्होंने थ्रेट किया है ना, उन्हें उन पर अटैक किया है ना, कार्ड खेले ना। तो अब परवेज़ इलाही सियासतदान तो है, ये तो माने आप। नहीं, इसमें जिस तरह देखें, जिस तरह उन्होंने खालिद साहब ने कहा कि उन्होंने 201 कितने अपना 15 वोट ज़्यादा ले लिए उन्होंने, तो अब क्या ये ऊपर ये तो अब इनको अपना चैलेंज कर दिया ना, तो ये फेडरल लेवल पे अपना रोल प्ले करेंगे। और जो प्राइम मिनिस्टर का एतमाद है, जब वो यहाँ मिलने आए थे परवेज़ इलाही साहब को, उसके बाद उनका एतमाद दो चंद हो गया था। तो ये अब जब आप एक बंदे को थ्रेट कर देते हो कि भाई आप उसको निगेट कर देते हो, उसको माइनस कर देते हो, फिर वो अपना रोल प्ले करता है। कल दो वज़ीर भी मिले हैं, राजा बशारत साहब और हमारे महमूद रशीद साहब मिले हैं। तो इसके बाद जो है ये देखें, अब परवेज़ इलाही अब एक्टिव हुई, जो मेरी इतलात हैं परवेज़ इलाही अब एक्टिव हो गए हैं। और फेडरल लेवल पर जो उनके राब्ते हैं मुख्तलिफ जमातों के MNA से और जो उनके लीडर्स हैं, तो वो उनसे राब्ते में हैं। और अब जो है ये खुद एक्टिव हो गए। और जो प्राइम मिनिस्टर का एतमाद जो नज़र आ रहा है वो यही है कि भाई अदम एतमाद की तहरीक नाकाम होगी। यानी अपोजिशन ने ये किया है ना कि दो जगह उन्होंने पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर पंगा ले लिया। जी बिल्कुल, दो जगह पंगा ले लिया ना। एक तरफ वो ऊपर फेडरेशन में चला गया प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, दूसरी तरफ उन्होंने टारगेट कर लिया परवेज़ इलाही को। बिल्कुल ठीक। तो ये अब जो ना ये अब जल हो जाएंगे। फिर MKM का भी अपना प्राइम मिनिस्टर का खबरें यहीं मिलने जा रहे हैं। तो फिर जब एक सियासत का खिलाड़ी जो कहते हैं जरदारी को कहते हैं, और मेरा ख्याल है सियासत का खिलाड़ी परवेज़ इलाही उससे बड़ा है, क्योंकि 15 वोट उसने उस वक्त तोड़ लिए थे मुस्लिम लीग नून के, जबकि अभी तक उसमें कुछ थी नहीं, कोई ऐसी कोई सियासी मुखालफत नहीं थी, कुछ नहीं था, और 15 वोट वो ज़्यादा ले गए। तो अब वो अपना रोल प्ले करेंगे और जो अपोजिशन को मरकज़ में भी मुँह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। टॉप ट्रेंड भी ये PM इमरान खान टिल 2033 लोगों के जज्बात हैं इमरान खान साहब के हवाले से, और वो ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अगली मुद्दत मिलनी चाहिए, और जो वोट है और जो अवाम है उसकी ताकत के आगे ये छोटी मोटी साजिशें जो हैं कोई हैसियत नहीं रखती। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं।
जी वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे, यूरोपीय यूनियन के सदर ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को फ़ोन किया है और सारसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त की है। जो लोग कह रहे थे कि जी वो इमरान खान ने यूरोपीय यूनियन को चैलेंज कर दिया, मेरे ख्याल है उनके लिए ये काफ़ी है ये टेलीफोन। देखिए, कल मैंने बहुत से एंकरों को सुना, उनका सबसे बड़ा गिला ये था कि मेल्सी के जलसे में जाके आप फॉरेन पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं और डिप्लोमेटिक जो उसके नॉर्म्स हैं ये उसके अगेंस्ट है। अब मेरा सवाल ये था, उस वक्त भी मैंने ये सवाल ट्वीट भी किया था कि क्या ये इस तरह के इश्यूज़ पे कौम को इत्तेमाद में लेना ये कौमी जुर्म है? और अगर प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे मामलात पे लोगों को इत्तेमाद में नहीं लेना तो किन मामलात पे जाके इत्तेमाद में लेंगे? एक बात बताइए। अब आप ये देखिए कि उसका प्रेशर ये पड़ा, यानी यूरोपियन यूनियन ने उसका रिएक्ट ये किया, ये नहीं किया कि आपके खिलाफ कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट जारी कर दी, बल्कि वहाँ यूरोपियन यूनियन के सदर ने उनको फ़ोन किया और कहा कि जनाब हम आपके बड़े मशकूर हैं, आप आएँ और एक सालसी का किरदार अदा करें इस पूरे वॉर के अंदर। उमा बकाई साहब लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम उमा। जी वालेकुम। हम बात कर रहे हैं यूरोपीय यूनियन के सदर के टेलीफोन के हवाले से। आप समझती हैं कि ये खारजा मुहाज पे एक कामयाबी है कि दुनिया अपने पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम की है? देखिए, इस वक्त जिस तौर मामला चल रहे हैं वो जो यूजुअल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स होते हैं उनसे थोड़ा सा अलग रहकर चल रहे हैं, क्योंकि तकरीबन एक समझिए रशिया इन द रेस्ट वाला मामला उभरने की कोशिश कर रहा है वेस्ट। यानी जो कहने को तो रशिया और यूक्रेन के बीच में ये जंग है, लेकिन जाहिर है पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड बिलखुसूस यूरोप और अमेरिका की सिंपैथीज जो है वो यूक्रेन के साथ है और एक प्रिंसिपल के हवाले से ये जंग बन गई है कि नाटो की एक्सपेंशन होगी या नहीं होगी। अब ऐसी सूरत हाल में कई हमने अनडिप्लोमेटिक चीजें होती हुई देखी हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया तवातुर के साथ वार्निंग देता है नाटो को और ये कहता है कि अगर वो जंग में दाखिल हुआ तो फिर ये दुनिया के साथ जंग होगी। तो इसमें बहुत सारी गैर रवायती चीजें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल है कि जो खत लिखा गया यूरोपियन यूनियन की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर साहब को तमाम वजह से, वो पाकिस्तान में जो उनके लोग थे उनकी तरफ से लिखा गया, इट इज यूजुअली नॉट डन। ये तरीक़ाकार सिफारत का नहीं होता, क्वाइट डिप्लोमेसी होती है और खत लिखना तो सोचती हूँ बिल्कुल ही डिप्लोमेटिक नॉर्म से अलहदा है। उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने उसी वक्त उसके हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया और कहा कि ये मुनासिब नहीं। बिल्कुल ठीक है हुमा, हम जो बात कर रहे हैं वो ये कि अभी सलमान आबिद कह रहे थे कि कल से परसों से बहुत सारे लोगों के पेट में ये मरोड़ भी है कि जी मेल्सी के जलसे में यूक्रेन पे बात नहीं होनी चाहिए थी। अब वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म भी हैं, लेकिन वो एक अवामी रहनुमा भी हैं, तो अवाम के जज्बात को एड्रेस करना तो जलसे में ही हो सकता है। आपसे गुजारिश करूं, आपको याद है इस वक्त जो लोग बहुत उसके हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप माजी में देखें तो इसी तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आके पब्लिकली एक बात की थी न्यूक्लियर के हवाले से, न्यूक्लियराइजेशन के हवाले से, और उसकी बहुत तारीफ की जाती है, लेकिन फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे और नताइज भी थे। तो अगर आप स्ट्रिक्टली डिप्लोमेटिक नॉर्म्स देखें तो मेरा ख्याल है कि नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि ताल्लुकात जो है वो, लेकिन उसका रद्द-ए-अमल तो ये आया कि टेलीफोन आ गया अगले दिन ही और आके उसके लिए जनाब अली उन्होंने रिक्वेस्ट भी कर दी कि आप सालसी का किरदार अदा करें। टेलीफोन ऐसे भी आएगा जी। और पाकिस्तान ने ये किरदार ऑफर किया है, उसने चाइना में भी ये किरदार ऑफर किया था और उसने रशिया और पाकिस्तान को तवातुर के साथ ये किरदार अदा कर ही रहा है और हमने अपना स्टांस न्यूट्रल रखा है। देखिए, अगर आप पाकिस्तान का स्टांस देखें, पाकिस्तान का स्टांस ये है कि अग्रेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक, नेगोशिएशन से बातचीत तय होनी चाहिए और यूक्रेन की जो सलामती है उसका भी इदराक। बहुत शुक्रिया उमा बुकाई साहबा, हमसे बात कर रही थी। उमा बुकाई साहबा जो कह रही थी, अब मेरा सवाल फिर वही है कि अगर पाकिस्तान का एक मुंतखब वजीर आजम हो और उसके सामने कुछ आलमी चैलेंजेस हों, तो क्या वो अगर अपनी आवाम के सामने उन मौज़ूआत पे गुफ्तगू नहीं कर सकता? मसलन इमरान खान साहब ने क्या कहा? इमरान खान साहब ने यही कहा ना कि यूरोपियन यूनियन जब हमें खत लिख रही है तो क्या उन्होंने हिंदुस्तान को खत लिखा? क्या उन्होंने उनसे कहा कि आप भी रूस की मजम्मत करें? और ये सारा प्रेशर हम पे डालकर
जब आप ये समझते हैं कि हम एक डिक्टेशन के ऊपर चलेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं नहीं समझता, देखिए एकेडमिकली लोग कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज के इश्यूज डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर होने चाहिए, पब्लिक डिप्लोमेसी भी होती है, बिल्कुल ठीक पब्लिक कह के रहे हैं। अंदर लोगों को इत्तेमाद में लेना भी होता है, लोगों को ये बताना होता है कि हम अगर एक नई रिविजिटिंग कर रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि हम ये सारा प्रेशर बर्दाश्त कर रहे हैं, कौम को साथ लेके चलना पड़ता है। तो मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई ऐसी बात कह दी है, कोई ऐलान जंग कर दिया है। राणा साहब ये बिलावल भुट्टो जो है वो भी ये तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों कहा। ये भूल गए कि उनके नाना जुल्फकार अली भुट्टो ने जब बांग्लादेश तस्लीम होना था उस वक्त ये जलसे आम में अवाम के सामने रखा था, आप बताएं मैंने क्या करना है। बिल्कुल ऐसे ये ही। प्राइम मिनिस्टर तो डिसीजन लिया, वो तो इजाजत ली थी, ये वो ज्यादा सवीर था। अब जो कड़वा अपना और मीठा मीठा तो बिल्कुल ठीक है। रोजनामा दुनिया में डॉक्टर रशीद अहमद साहब का कालम भी इसी हवाले से यूक्रेन तनाज़ा और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से, और वो कहते हैं कि ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और बेहतर बनने भी चाहिए। और आपको मैं दिलचस्प बात बताऊं कि 3 साल बाद पाकिस्तान और अमरीका की जो मुश्तरका फ़िज़ाई मशक़ें वो भी हुई हैं, ये कल परसों ख़त्म हुई हैं। ये देखिए राणा साहब के पाकिस्तान का इस खित्ते के अंदर, इस रीजन के अंदर आज जो नई सूरत हाल जो है वो डेवलप हो रही है और एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है इस खित्ते के अंदर जन्म ले रहा है। तो पाकिस्तान देखिए कि उससे कैसे अलग थलग जो है अब वो रह सकता है। और पाकिस्तान पर इस वक्त जो सारा दबाव है वो दबाव इसी वजह से है कि पाकिस्तान इस खित्ते के अंदर चाइना के साथ जो है वो अपने मुआशी तल्लकात को कर्टेल करे, रूस के साथ मुआशी मामला जो है उनको आगे ना बढ़ाए। लेकिन पाकिस्तान जो है इसके बदले में देखिए कि यूरोप ने हमारे साथ क्या किया, मगरब ने हमारे साथ क्या किया। क्या फैटफ से पाकिस्तान को निकालने के लिए कोई एक लफ्ज भी यूरोपीय ममालिक की तरफ से कहा गया? किसी जगह पर हमारी हमायत की गई? पाकिस्तान को जो मालियाती बहरान का सामना है, मसाइल का सामना है, उसके हल के लिए जो है वो किस किस्म के जो इकोनॉमिक एड है पाकिस्तान को मिली है? बिल्कुल ठीक है जी। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है और एक्सप्रेस ट्रिब्यून में औरत मार्च पे इदारिया था, तो चूँकि वक्त ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ हम चारों चाह रहे थे कि इस पर थोड़ा सा बात करें। औरतों के जो हकूक़ हैं बिल्कुल हम उसके हक़ में हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि मैं नमाज़ पढ़ रहा होता और अगर मेरी माँ मुझे आवाज़ देती तो मैं शायद नमाज़ तोड़ देता। आप जब दिल गिरफ्ता होते थे, आप जब परेशान होते थे तो हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सीने से लगाते थे। हज़रत आयशा और बाकी उम्माहात से जो मोहब्बत थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हमने तो हर शक्ल में औरत को इज़्ज़त दी है, वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो। हमारे लिए मुआशरे के अंदर औरत से बढ़ के कोई मुक़द्दस मुकाम नहीं है। लेकिन जो लोग औरतों के नाम पे, जो एक लिबरलिज़म के नाम पे सड़कों पे जिस तरह से हमारे मुआशी इक़दार का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं, मेरा ख्याल है हमें उस पर थोड़ा सा करना चाहिए। अगर वो ये समझते हैं कि ये लिबरलिज़म है और आज़ादी इजहार है तो उन्हें भी दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।